हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत को अपना आर्थिक विकास करने के लिए चीन से अपनी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा। दरअसल अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है और इस आर्थिक सर्वेक्षण में ये बातें मेंशन की गई हैं कि यदि भारत को बेहतर तरीके से अपना विकास करना है तो भारत चीन से निवेश को प्रोत्साहित करे और ये आज की वास्तविकता है, इसको अपनाने की ज़रूरत है। 2020 में जिस तरीके से गलवान घाटी के क्षेत्र में विवाद की स्थिति पैदा हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद तनातनी की स्थिति लगातार बनी रही और उसके बाद भारत सरकार के स्तर पर एक फैसला लिया गया, कदम उठाया गया कि भैया हम चीन से निवेश को प्रतिबंधित करते हैं, बैन लगाते हैं। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में अब ये बातें पेश की जा रही हैं और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जी ने भी ये बातें मेंशन की हैं कि हमें यदि बेहतर तरीके से विकास करना है तो हमें एक महत्वपूर्ण तरीके से अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन लाने की दरकार है और इसके हिसाब से यदि हम चीन से निवेश को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं तो इससे हमें लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, उन्होंने क्या कुछ सच बातें कही और इसका क्या कुछ निहितार्थ है, इसको हम लोग आज की विशेष चर्चा में समझेंगे और जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे देना चाहूँगा कि स्टडी IQIAS टीम के द्वारा P2I बैच की शुरुआत कर दी गई है और 27 जुलाई से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ़ी जो है वो मात्र 27,999 रुपये है। आप इसके लिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप GS की कंप्लीट तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आपको इसके अंतर्गत 1000+ आवर्स की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, लाइव कक्षाओं की सुविधा आपको मिल रही है। इसके अलावा आपको मेंटरशिप की सुविधा, PT और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा और साथ ही आप यदि इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फ़ी पूरी तरीके से वापस हो जाएगी और आपकी संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो आपके लिए कमिटमेंट है, प्रतिज्ञा है कि यदि आप IAS प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर आगे भी आ सकता है और इसी लिहाज से यह कोर्स अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए और इससे आपको लाभ होगा, निश्चित तौर पर लाभ होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बात करते हैं साहब कि आखिर भारत के पास में क्या कुछ विकल्प हैं चीन के साथ आर्थिक संपर्क को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से। देखो, इस बात को समझो कि भारत अपनी विदेश नीति के स्तर पर हमेशा अपने राष्ट्र हित को महत्व देता है। कई बार मैंने इस बात को इंडिकेट भी किया है कि कुछ भी हो जाए भारत अपने राष्ट्रहित से कभी भी समझौता नहीं करता है और यहाँ पर ये बातें स्पष्ट तौर पर दिखती हैं कि जब ऐसा लग रहा है कि भैया आर्थिक स्तर पर यदि हम चीन के साथ इस पार्टिकुलर ऑप्शन को अपनाएं तो इससे हमें लाभ मिलेगा, तो क्यों नहीं हम इसको आगे बढ़ाएं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत के पास में जो दो विकल्प हैं वो है कि या तो हम चीन से जिस तरीके से आयात लगातार होता रहा है इसको जारी रखें या फिर हम FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से चीन से निवेश को आकर्षित करें। ध्यान से समझिएगा कि चीन से यदि हम आयात को लगातार जारी रखें, कंटिन्यू रखें जैसा कि अभी तक होता आया है, तो ऐसे में बड़ी जो स्थिति है वो यह दिख रही है कि व्यापार घाटा भारत के संदर्भ में नुकसानदायक साबित हो रहा है। 87 से 90 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा भारत को हो रहा है ना। ये अपने आप में भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। क्या आप चाहेंगे कि भारत ये नुकसान झेलता रहे? बताइएगा, कदापि नहीं चाहेंगे। कोई भी भारतीय क्यों चाहेगा कि भारत नुकसान झेले। अब जो दूसरा विकल्प है वो है कि FDI को आमंत्रित किया जाए। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हिंदी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संज्ञा दी जाती है। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो इससे जानते हो क्या होगा? इससे होगा कि विनिर्माण क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? उत्पादन इससे बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पाद बढ़ेगा या घटेगा? उत्पाद भी बढ़ेगा। और इससे हम व्यापार में जो निर्यात की व्यवस्था है, निर्यात हमारा बढ़ेगा या घटेगा? निर्यात भी बढ़ेगा। और ये निर्यात हम किसको कर सकते हैं?
पश्चिमी यूरोपीय देशों को, अमेरिका जैसे देशों को, जहां से चीन के साथ में जो आर्थिक व्यवस्था है वह अभी वर्तमान में डगमगाई हुई है। तो ऐसे में भारत को लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। और ये जो विकल्प है, इसी विकल्प को इस समय आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत पेश किया गया और निश्चित तौर पर इस पर आगे काम करने की संभावना भी देखी जा रही है। यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई है कि भारत को कैसे लाभ मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत ही केवल ऐसा देश है जो कि चीन से इस तरीके से एफडीआई आमंत्रित कर सकता है, बल्कि ऐसी नीतियां पहले भी ब्राजील, तुर्की और पूर्वी एशियाई देशों ने अपनाई हैं, जहां ब्राजील और तुर्की ने चीन से ईवी नहीं खरीदा। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो चीन से इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदा, बल्कि चीन से ईवी विनिर्माण सेटअप। कहां पर? ब्राजील और तुर्की में। अब यहां पर जब चीन से ईवी विनिर्माण सेटअप लगाया गया तो यहां पर इन देशों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण किया जाने लगा। अब इससे इन देशों को लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। जबकि पहले क्या करते थे? पहले ये चाहते थे कि भाई हम यहाँ से आयात ही कर लें, तो आयात करेंगे तो इससे हानि ही होगी इन देशों को। तो ये चीज़ें यहाँ पर लागू हो रही हैं। इसके साथ साथ में जो पूर्वी एशियाई देश हैं, जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं, इन देशों ने भी C+1 स्ट्रैटेजी को महत्व दिया है और इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से कोशिश की है कि हम चीन के साथ आयात की जो संभावना है उसको कम करें, यानी कि जो व्यापार घाटे की स्थिति बन सकती है उसको कम करें और हम निवेश को प्रोत्साहित करें, जिससे हमें अंततः लाभ मिले। और ये जो C+1 स्ट्रेटजी है अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी पहली बार यहाँ पर लागू की जा रही है, बल्कि आज से 10 साल 12 साल पहले इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने की कोशिश की गई और C+1 का मतलब हुआ कि चाइना +1। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि चाइना +1 स्ट्रेटजी या नीति का मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिएगा इस बात को कि MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगातार चीन में निवेश कर रही हैं और आज से नहीं कर रही हैं, बल्कि 10 साल 15 साल 20 साल पहले से चीन में निवेश कर रही हैं। क्यों निवेश कर रही हैं? जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी किसी भी जगह पर निवेश करना चाहती है तो उसको क्या अपेक्षा होती है? प्रॉफिट। आप यदि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप क्या अपेक्षा करेंगे? प्रॉफिट। आप यदि ये कोर्स खरीदना चाहेंगे, P2I बैच यदि आप खरीदना चाहेंगे, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि भाई मुझे लाभ मिले, मैं IAS IPS ऑफिसर बनूं। प्रॉफिट। आप लाभ चाहते हैं, आप एक बेहतर पद चाहते हैं, आपका लक्ष्य ये है ना? तो यहां पर जो MNC हैं, ये भी चीन में यदि निवेश करते हैं तो इनको क्या चाहिए? लाभ चाहिए। और लाभ तभी मिल सकता है जबकि आपका निवेश कम हो और आपका जो उससे रिजल्ट है वो रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिले, तभी तो लाभ कहेंगे, है ना? आप 29,999 रुपए का कोर्स खरीदें और इससे आपको कोई लाभ ही ना मिले तो आपका निवेश जायज है या नाजायज हो जाएगा? नाजायज हो जाएगा, उससे कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। गेटिंग इट? तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि MNCs ने चीन में इसलिए निवेश किया क्योंकि चीन से इसको इन सभी कंपनियों को फायदा मिल रहा था। कैसे फायदा मिल रहा था? तो चीन में जो श्रमबल था, श्रमबल की जो लागत थी ये कम थी और साथ ही इनको बेहतर इन्वायरमेंट मिला, बेहतर उनको वातावरण मिला। वातावरण मतलब जलवायु वाला वातावरण नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति वहां पर इनको सही मिली, सटीक मिली और इसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर निवेश किया और जमकर के लाभ लिया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बाद के समय में चीन की जो भू राजनीतिक स्थिति है वैश्विक स्तर पर यह बदलते चली जाती है और देन फिर क्या होता है? भू राजनीतिक तनाव का चीन सामना करने लगता है ना? बाद में भू राजनीतिक तनाव में बढ़ोतरी होती है ना? किसके साथ में? हम सभी जानते हैं, अमेरिका के साथ में और बाकी के जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं इनके साथ में, है ना? आपको याद होना चाहिए कनाडा के साथ में भी जो चीन की स्थिति है, तनातनी है, वो जग जाहिर है। गेटिंग इट? कोविड-19 का जब दौर आया तो उस समय चीन के साथ किस तरीके से स्थिति बनी ये सब जानते हैं। चीन के ऊपर आरोप तक लगाए गए कि इसी के कारण जो है कोविड का प्रसार हुआ है। तो ये सारी स्थितियां जब सामने आने लगी, बाद के समय में
जो श्रम बल की लागत थी वह भी बढ़ने लगी। तो अब जो एमएनसी हैं, एमएनसीज को अंततः क्या चाहिए था? फायदा चाहिए था। और जब इनको ये फायदा केवल चीन में नहीं मिलने लगा तो इन्होंने सोचा कि भाई हम केवल चीन पर ही क्यों डिपेंडेंट रहें, हम इसी पर क्यों निर्भर रहें, हम थोड़ा सा और भी आगे टटोलें, और भी देशों में हम जाएं, है ना। तो उसी के आधार पर जो चीन+1 नीति है ये शुरू होती है और इन एमएनसीज ने कई सारे अन्य देशों को भी अपना टारगेट करना शुरू किया, यानी कि उन देशों में भी अपना निवेश का जो लक्ष्य है वो देखना शुरू किया। और ये इन्वेस्टमेंट टारगेट भारत भी बन सकता है, भारत भी अब बन रहा है। और इस आधार पर जब भारत एक महत्वपूर्ण निवेश टारगेट बन रहा है, निवेश लक्ष्य बन रहा है, तो इससे भारत को लाभ होगा या हानि होगी? निश्चित तौर पर इससे भारत को लाभ होने की संभावना है। और ये जो China+1 नीति है ये निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में हो सकता है, बशर्ते भारत अपने यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर तरीके से संतुलन के साथ आगे बढ़ाता रहे। इसके लिए भारत को क्या कुछ करने की आवश्यकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो श्रम बल की लागत है ऑब्वियसली कम है, श्रम बल की लागत कम है, इससे फायदा हो सकता है। और भारत को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि लागत यहाँ की तरह चीन की तरफ बढ़ जाए। दूसरी बात ये कि जो उपभोक्ता बाजार है ये बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, ठीक है जी। इसके अलावा जो विपणन सपोर्ट है, विपणन सपोर्ट यानी कि मार्केट सपोर्ट, समर्थन, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, है ना। साथ ही जो सरकार से अपेक्षाएं हैं जैसे कि NIP यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके माध्यम से सरकार ने आधारभूत जो संरचनात्मक विकास है उसको प्रोत्साहित किया है और इससे इन MNCs को, मल्टीनेशनल कंपनीज को बढ़ावा मिल सकता है, प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अलावा जो PLI योजना लागू की गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो लागू किया गया, इनसे भी MNCs को लाभ मिल सकता है। और इसके आधार पर ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनको यहाँ पर आने से निश्चित तौर पर भारत को भी लाभ मिल सकता है। और भारत में जो घरेलू विनिर्माण है, घरेलू विनिर्माण ये बढ़ेगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा और इससे उत्पाद बढ़ेगा और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, आयात को बढ़ावा नहीं मिल रहा है बल्कि निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है, और जब निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तो ये ऑब्वियसली भारत के पक्ष में जाएगा। तो ये सारे जो इंटेंशंस हैं ये वर्तमान में नीतिकारों के द्वारा, जो भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके द्वारा ये जो अपेक्षाएं हैं की जा रही हैं कि यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो इससे निश्चित तौर पर भारत को लाभ मिल सकता है। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाता है, और साथ ही यह भी देखना होगा कि चीन इस मामले में किस तरीके से अपनी नीति अपनाता है, चीन किस तरीके से भारत की इस नीति के साथ में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ता है। तो आज की इस चर्चा के द्वारा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि चीन से निवेश की जो अपेक्षाएं हैं वह किस आधार पर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और निश्चित तौर पर इन अपेक्षाओं की यदि पूर्ति की जाती है तो इससे ओवरऑल भारत को लाभ मिल सकता है। तो आज की चर्चा यहीं तक हम लोग सीमित रखते हैं। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS टीम के इस P2I बैच को आप ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 27 जुलाई से शाम में 6 बजे से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और के जरिए आपको कई सारी सुविधाएं मिल रही है, जिसमें सबसे बड़ी सुविधा है कि यदि आप IAS प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आपकी पूरी फी वापस हो जाएगी। और इसके अंतर्गत तमाम सुविधाएं जैसे कि PT और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा, 1000+ आवर्स की सभी विषयों की लाइव कक्षाएं, मेंटरशिप की सुविधा, साथ ही आप इसके अंतर्गत 18 सेट ऑफ बुक्स भी पा सकते हैं। और इन तमाम सुविधाओं का लाभ आप मात्र 27,999 रुपए के इस कोर्स के जरिए उठा सकते हैं।
तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जीएस की तैयारी को और महत्वपूर्ण बनाइए। आज की चर्चा हम लोग अब यहीं तक सीमित करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप मुझसे मेल आईडी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही यदि आप स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको इस प्रोग्राम का PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।